इससे पहले के लेक्चर में हमने बाबर को कंप्लीट किया था। आज हम नासिरुद्दीन हुमायूं के बारे में जानेंगे। नासिरुद्दीन हुमायूं, इसका जन्म हुआ था 1508 में। माँ का नाम इसके माहम बेगम था, जो कि हेरात के एक हुसैन बेकरा थे, उन्हीं की पुत्री थीं, और ये शिया मुस्लिम थीं हुमायूं की माताजी। हुमायूं बाबर की मृत्यु के 3 दिन बाद गद्दी पर बैठ पाया, क्योंकि हुमायूं के खिलाफ जो बाबर के अधिकारी थे या बाबर के रिश्तेदार जो थे, इन लोगों ने षड्यंत्र किया हुमायूं के खिलाफ। जब बाबर की मृत्यु हुई 26 दिसंबर को, तो इसके बाद जो बाबर के रिश्तेदार थे, जैसे मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा, इन सारे लोगों ने हुमायूं के खिलाफ षड्यंत्र किया। इस षड्यंत्र में सबसे जो शक्तिशाली षड्यंत्र था, वो था बाबर के वजीर निजामुद्दीन खलीफा का। निजामुद्दीन खलीफा जो है, ये मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा से मिल गया। मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा ये बाबर की एक बहन थी खानजादा बेगम, तो उन्हीं का पति था, तो ये बाबर का बहनोई है। तो निजामुद्दीन खलीफा ने इसके मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा के साथ मिलके ये षड्यंत्र किया कि हुमायूं को गद्दी पर न बैठने दिया जाए और मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा को शासक बनाया जाए। वैसे भी कई अधिकारी ये समझते थे कि हुमायूं योग्य नहीं है, लेकिन ये षड्यंत्र विफल हो गया। और इसके बाद 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी कठिनाइयां थी। तो अब हम देखेंगे कि हुमायूं के सामने गद्दी पर बैठने के समय क्या कठिनाइयां थी। तो पहली समस्या तो ये थी कि अव्यवस्थित राज्य था इसका। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए जो राज्य छोड़ा था वो अव्यवस्थित था। जो 4 साल इसने शासन किया, उसमें इसने कोई प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया, और जो अफ़गानों के समय से व्यवस्था चली आ रही थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। इसके अलावा हम देखेंगे कि बाबर ने भले ही हरा दिया अफ़गानों को, लेकिन पूरी तरीके से अफ़गानों का उन्मूलन नहीं कर पाया था। और अफ़गान जो हैं, ये दक्षिणी बिहार में, जैसे इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, तो ये दक्षिणी बिहार में शरण लिए हुए था और ये लगातार प्रयास कर रहा था अपने राज्य को प्राप्त करने की। तो इस तरीके से एक इतिहासकार भी हैं रसब्रुक विलियम। तो रसब्रुक विलियम ये कहते भी हैं कि हुमायूं के लिए सिंहासन जो था, ये फूलों की सेज नहीं था, बल्कि कांटों की सैया था। और बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए ऐसा राज्य छोड़ा जो युद्धकालीन परिस्थितियों में तो संगठित हो सकता था, लेकिन शांति काल के लिए ये निर्बल और निकम्मा राज्य था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक अव्यवस्थित राज्य प्राप्त हुआ हुमायूं को। दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या थी हुमायूं के सामने, वो था रिक्त राजकोष। बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद हम देखेंगे कि जो राजकोष था दिल्ली का, इसको लुटा दिया काबुल के गरीबों में, अपने बहुत सारे सरदारों को बहुत सारा धन दिया। तो इस तरीके से इसने राजकोष को पूरी तरीके से खाली कर दिया। इसको उपाधि भी दी थी लोगों ने कलंदर की। लेकिन किसी भी राज्य की मजबूती का आधार होता है उसका राजकोष, और हुमायूं को उत्तराधिकार में रिक्त राजकोष मिला। तो हुमायूं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब राजकोष खाली रहेगा तो हम बड़े पैमाने पे सेना की भर्ती नहीं कर सकते, वेतन देने में कठिनाई आएगी। तो ये सारी समस्याएं हुमायूं के सामने थी। फिर हुमायूं के सामने एक और बड़ी समस्या थी उसके भाई। बाबर ने अपनी मृत्यु के पहले ये हुमायूं को ये राय दी थी कि आपस में भाइयों में झगड़ा मत करना और साम्राज्य का बंटवारा कर देना। हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। जैसे कामरान को काबुल और कंधार दे दिया,
अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को अलवर दे दिया। अब ये जो भाई हैं हुमायूं के, इन्होंने हमेशा उसके सामने समस्या खड़ी की। कामरान को काबुल कंधार दिया गया था, उसने और सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा ये जो बंटवारा किया इसने राज्य का, इसे एक और समस्या आई। जैसे काबुल कंधार दे दिया इसने कामरान को, अब मुग़लों में जो सैनिक मुग़ल भर्ती करते थे वो अफ़गानिस्तान की तरफ से ही करते थे। इसके अलावा बढ़िया नस्ल के जो घोड़े होते थे वो भी मध्य एशिया से और अफ़गानिस्तान की तरफ से आते थे। और चूँकि कामरान नाराज़ रहता था हुमायूं से, इसलिए इधर से सैनिकों की भर्ती भी रुक गई और घोड़ों का आना भी रुक गया। तो ये सामरिक रूप से सही नहीं था। इसके अलावा अस्करी हिंदाल भी समय समय पर इसको परेशान करते रहे। अस्करी ने कई बार इसके समय में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था। तो ये भाई भी समस्या बने रहे। इसके अलावा बाबर के जो सगे संबंधी हैं, इन्होंने भी समस्याएं खड़ी की हुमायूं के सामने। जैसे मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा, इन सारे लोगों ने हुमायूं के खिलाफ षड्यंत्र किया। हुमायूं जब गद्दी पर बैठ गया, इसके बाद भी जो मोहम्मद जमान मिर्ज़ा था वो गुजरात में शरण लिए हुए था और हुमायूं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। तो इस तरीके से बाबर के जो रिश्तेदार थे, इन्होंने भी समस्या खड़ी की। फिर अफ़गानों की समस्या। अफ़गान जो हैं, पानीपत के युद्ध में अफ़गान पराजित हो गए थे, लेकिन अफ़गान अभी भी दक्षिणी बिहार में ये फिर से संगठित हो रहे थे महमूद लोदी के नेतृत्व में। इसके अलावा अफ़गानों में एक और नेता था जो अफ़गानों को संगठित कर रहा था, शेर खां। तो इस तरीके से अफ़गान भी अभी पूरी तरीके से अफ़गानों का उन्मूलन नहीं हुआ था। इसके अलावा जो बंगाल और गुजरात का शासक था, जैसे बहादुर शाह शक्तिशाली शासक भी था और इसने कई विद्रोहियों को शरण दे रखा था अपने यहाँ। इसके अलावा बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह, तो नुसरत शाह इसने भी बाबर से एक संधि की थी कि हम आपके खिलाफ विद्रोहियों को शरण नहीं देंगे, लेकिन नुसरत शाह भी विद्रोहियों को शरण दे रहा था। इसके अलावा हुमायूं का जो चारित्रिक दोष है, हुमायूं में खुद बहुत सारी कमियां थीं। अफीमची था, ये दारूबाज है। इसके अलावा हुमायूं कोई भी काम लग के नहीं करता था। छोटी सी सफलता पे आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाता था, बहुत सारा अपना समय व्यर्थ कर देता था। इसके अलावा बहुत भावुक व्यक्ति भी था। जैसे चुनारगढ़ का जब इसने घेरा डाला तो इसको चुनारगढ़ पे कब्जा करना चाहिए था, लेकिन इसने शेर खां को वापस कर दिया चुनारगढ़। तो इस तरीके से इसकी कुछ चारित्रिक दुर्बलताएं भी थी जो इसकी असफलता का कारण बनी। तो ये तो हुमायूं के सामने जब गद्दी पर ये बैठा तो जो समस्याएं आई। अब हुमायूं जो है ये बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था। हुमायूं का मतलब ही होता है भाग्यशाली, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके जैसा अभागा व्यक्ति कोई नहीं हुआ। हुमायूं का बचपन में ही इसका शिक्षा दीक्षा का बहुत बेहतर प्रबंध किया था बाबर ने। इसके जो शिक्षक थे, एक तो थे मौलाना मसीह अल-दीन रुहुल्ला और एक थे मौलाना इलियास। तो इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और हुमायूं को अरबी, फ़ारसी, तुर्की इन सारी भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा ये गणित, ज्योतिष, दर्शन इन सारी चीज़ों में भी रुचि रखता था और इसका भी ज्ञाता था हुमायूं। तो सुशिक्षित व्यक्ति है, लेकिन कुछ इसकी चारित्रिक दुर्बलताएं और कुछ उस समय की जो परिस्थितियां रहीं वो इसकी असफलता का कारण बने। 1530 में गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं ने पहला आक्रमण किया कालिंजर पे। तो 1531 में इसने कालिंजर पर आक्रमण किया और कालिंजर के शासक ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद हुमायूं ने अगला जो आक्रमण किया, वो अगला जो युद्ध लड़ा 1531 में ही दोहराह का युद्ध, दोहराह या दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध जो हुआ वो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ।
हम देखे हैं कि घाघरा युद्ध के बाद महमूद लोदी का उन्मूलन नहीं हुआ था। महमूद लोदी दक्षिणी बिहार में शरण लिए हुए था। तो महमूद लोदी अपनी सेना लेके आगे बढ़ा और दौराह नामक स्थान पे, ये गोमती नदी के किनारे है यूपी में, तो दौराह नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। इस युद्ध में महमूद लोदी पराजित हो गया और इसके बाद महमूद लोदी की मृत्यु भी हो गई थी। तो महमूद लोदी पराजित हुआ, तो एक तरीके से एक बड़ा शत्रु तो समाप्त हो गया हुमायूं का। इसके बाद हुमायूं को ये पता चला कि अफ़गान सरदार शेर खां जो है ये भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इसी के कब्जे में चुनारगढ़ का किला था। तो हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा डाल दिया। चुनारगढ़ का जब घेरा डाला हुमायूं ने 1531 में, तो शेर खां जो है, शेर खां ने जल्दी ही, शेर खां को ये लग गया था कि हम मुग़ल सेनाओं का सामना नहीं कर पाएंगे, तो शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली, समझौता वार्ता की इससे। हुमायूं से संधि हो जाने के बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र कुतुब खां को 500 घुड़सवारों के साथ हुमायूं की सेवा में भेज दिया। हुमायूं भी भावुक हो गया। इसने चुनारगढ़ का किला शेर खां को वापस कर दिया, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब हुमायूं को इसके बाद पूर्व की तरफ ध्यान देने का अवसर फिर नहीं मिला, क्योंकि हुमायूं जब आगरा आया, बाद में हुमायूं को ये पता चला कि जो गुजरात का शासक बहादुर शाह है ये अपनी ताकत बढ़ा रहा है। 1535 में बहादुर शाह ने एक तो मालवा पर कब्जा कर लिया और मालवा पर कब्जा करने के बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाल दिया। बहादुर शाह के खिलाफ जो हुमायूं ने अभियान किया उसके पीछे एक और कारण था कि बहादुर शाह ने एक तो शरण दे रखी थी मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को, जिसने हुमायूं के खिलाफ षड्यंत्र किया था। दूसरा, और ये हुमायूं का बहनोई भी था, तो मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को शरण दे रखा था। दूसरा, जो बहादुर शाह था इसने इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी को भी शरण दे रखी थी, तो इससे भी हुमायूं नाराज़ था। तो ये कारण था कि हुमायूं आगे बढ़ा बहादुर शाह के खिलाफ। बहादुर शाह के खिलाफ जब हुमायूं बढ़ा आगे, तो उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था। चित्तौड़ में रानी करमवती का शासन था। ये राणा संग्राम सिंह की विधवा थी ये। तो रानी करमवती ने राखी भेजी हुमायूं को और एक संदेश भेजा कि आप हमारी मदद करिए। हुमायूं आगे बढ़ा भी, तेज़ी से आगे बढ़ा रानी की मदद करने के लिए, लेकिन तभी कहा जाता है कि एक पत्र बहादुर शाह का भी मिला हुमायूं को, और इस पत्र में बहादुर शाह ने ये लिखा था कि अभी हम एक काफिर के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, इसलिए आप अभी दखलंदाजी न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम काफिर के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं और आप हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो ये इस्लाम के खिलाफ होगा। हुमायूं ने गलती ये की कि हुमायूं ने मुल्ला मौलवियों से राय ले ली कि इस मामले में क्या करना चाहिए। अब मुल्ला मौलवियों ने ये राय दी कि बहादुर शाह ने सही कहा है कि अभी वो काफिर के खिलाफ लड़ रहा है, तो अभी आप थोड़ा सा अपनी गति धीमी कर लें। तो हुमायूं ने तेज़ी से इसको बढ़ना था रानी की सहायता के लिए, लेकिन ये रुक गया और ग्वालियर में ही ये 2 महीने तक आमोद प्रमोद में व्यस्त रहा। और ये जो इसने देरी की, इस समय में बहादुर शाह ने चित्तौड़ को पूरी तरीके से लूट लिया। रानी करमवती ने अन्य रानियों के साथ जौहर कर लिया, आग में प्रवेश कर गईं। तो इस तरीके से चित्तौड़ को पूरी तरीके से तबाह कर दिया बहादुर शाह ने। बाद में हुमायूं को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये तेज़ी से चित्तौड़ की तरफ बढ़ा। जब हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा तो वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं था। करमवती ने अन्य रानियों के साथ जौहर कर लिया था और बहादुर शाह चित्तौड़ को लूट के मालवा जा चुका था। अब हुमायूं चित्तौड़ से मालवा की तरफ बढ़ा। बहादुर शाह ने मालवा खाली कर दिया और बहादुर शाह गुजरात भाग गया।
मालवा भी अधिकार में आ गया हुमायूं के। मालवा से फिर गुजरात की तरफ बढ़ा हुमायूं और गुजरात पे भी अधिकार कर लिया हुमायूं ने। बहादुर शाह ये भाग के चला गया दमन दीव, पुर्तगालियों की शरण में चला गया। अब गुजरात और मालवा की व्यवस्था करके और गुजरात में अस्करी को नियुक्त करके हुमायूं आगरा चला गया। लेकिन जल्दी ही बहादुर शाह फिर से गुजरात पहुंच गया और इसने मुग़ल सेनाओं को मार के वहाँ से भगा दिया। रास्ते में अस्करी ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन बाद में इसने हुमायूं से माफ़ी मांग ली। तो इस तरीके से एक इतिहासकार हैं लेनपुल, तो वो कहते हैं कि कोई भी विजय इतनी आसानी से प्राप्त की गई थी और न ही इतनी आसानी से गंवा दी गई थी। तो पके आम की तरह मालवा और गुजरात हुमायूं के हाथ आए और ये निकल गए। अब हुमायूं, हालांकि बाद में जो बहादुर शाह है ये भी राजसत्ता का बहुत ज़्यादा उपभोग नहीं कर पाया। इसको पुर्तगालियों ने समुद्र में डुबो के 1537 में मार दिया था। अब इधर हम देखेंगे कि चुनारगढ़ का जो संधि हुई थी चुनारगढ़ की, और हुमायूं ने चुनारगढ़ का किला लौटा दिया था शेर खां को। इसके बाद हुमायूं कभी पूर्व की तरफ ध्यान नहीं दे पाया और इस बीच शेर खां ने अपने आप को ताकतवर कर लिया था। 1537 में शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को बुरी तरीके से लूट लिया। अब बंगाल का जो शासक था गयासुद्दीन महमूद शाह, तो ये हुमायूं के शिविर में पहुंचा भागते हुए, घायल हो गया था काफ़ी, और इसने बताया कि शेर खां ने बंगाल पर कब्जा कर लिया है और हुमायूं के शिविर में ही इसकी मृत्यु हो गई। अब हुमायूं बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। अब हुमायूं चला बंगाल की तरफ, लेकिन हुमायूं ने फिर से गलती की। हुमायूं को सीधे बंगाल पहुंचना था, लेकिन ये बनारस पहुंच के मिर्ज़ापुर में ये फिर रुक गया और इसने चुनारगढ़ का घेरा डाल दिया। चुनारगढ़ का घेरा इसने 6 महीने तक डाले रखा और इस 6 महीने का इस्तेमाल शेर खां ने अपने पुत्र को कह रखा था कि हुमायूं को यहीं पे व्यस्त रखे। तो 6 महीना तो यही नुकसान कर दिया हुमायूं ने। अब इस बीच में शेर खां ने बंगाल का सारा धन लूट के एक बिहार में रोहतासगढ़ का किला था वहाँ सुरक्षित कर दिया। बंगाल में फसलों को आग लगा दी इसने और बंगाल को खाली कर दिया ताकि हुमायूं अगर पहुँचे तो इसको रसद न मिल पाए। इसके अलावा शेर खां ने जो बंगाल में महल था उसमें कालीनें बिछवा दी, दारू की बोतलें रखवा दी पुरानी पुरानी, अफ़ीम रखवा दी, क्योंकि इसको पता था कि हुमायूं अफ़ीमची है, दारू देखेगा तो खुश हो जाएगा और फिर से अपना समय बर्बाद करेगा यहाँ। हुआ भी यही कि इसने तो बंगाल का सारा धन रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित कर दिया ताकि उससे एक बड़ी सेना खड़ी की जा सके। हुमायूं जब बंगाल पहुँचा तो यहाँ चारों तरफ फसलों में आग लगी हुई थी। फिर जब महल में इसने प्रवेश किया तो इसने जब देखा कि चारों तरफ अफ़ीम है, दारू की बोतलें रखी है, प्रसन्न हो गया ये, और फिर ये भी खुश हो गया कि शेर खां डर के मारे भाग गया। इसने सेना को जश्न मनाने का आदेश दिया और हुमायूं अपने भी 6 महीने तक आमोद प्रमोद में व्यस्त रहा। महल में अपने आप को बंद कर लिया इसने और बंगाल का नाम बदल के इसने जन्नताबाद रख दिया। लेकिन ये जो समय इसने बर्बाद किया हुमायूं ने, इसका इस्तेमाल किया शेर खां ने और एक बड़ी सेना खड़ी कर ली हुमायूं के खिलाफ और बिहार में घेर दिया हुमायूं को। इसी समय जो रसद का मार्ग था, दिल्ली से जो रसद जा रही थी मुग़लों को बंगाल के लिए, वो काट दिया शेर खां ने। और इधर आगरा में अस्करी ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। जब हुमायूं को ये पता चला तो हुमायूं वापस चला वहाँ से। लेकिन जब हुमायूं वापस चला तो यहाँ बिहार में कर्मनासा नदी के किनारे शेर खां की सेनाएं खड़ी थी पहले से ही। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध जो है, इसमें हुमायूं की सेना और शेर खां की सेना आमने सामने खड़ी हो गई। हालांकि दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। इसी बीच
एक रात शेर खां अपनी सेना लेकर भाग गया। अब हुमायूं को लगा कि शेर खां डर के मारे भाग गया, तो हुमायूं के सैनिक चैन से सोए। आधी रात के बाद शेर खां अचानक अपनी सेना लेके आया, उसने अटैक कर दिया। चौसा के युद्ध में युद्ध नहीं हुआ, सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना इधर उधर भागने लगी। कर्मनासा नदी उफान पे थी, तो बहुत सारे सैनिक तो कर्मनासा नदी में कूद गए। हुमायूं भी अपना घोड़ा लेके कर्मनासा नदी में हुमायूं भी अपना घोड़ा लेके कर्मनासा नदी में कूद गया। एक भिस्ती था निजाम सक्का। भिस्ती ये मशक लिए रहते हैं, मशक में पानी पिलाते हैं, चमड़े की होती है मशक। तो निजाम सक्का ने इस मशक में हवा भर के और हुमायूं को बचा लिया। तो इस तरीके से भगदड़ मच गई। हुमायूं किसी तरीके से जान बचाकर आगरा पहुंचा और इस तरीके से चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर खां ने पराजित कर दिया। चौसा युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। शाह मतलब राजा, क्योंकि अब शेर खां ने भारत के सम्राट को हरा दिया था, तो शेर शाह की उपाधि धारण की। इसके अलावा शेर शाह ने अपने नाम के सिक्के चलवाए, खुतबा पढ़वाया। अब राजाओं की तरह व्यवहार करने लगा शेर खां। हुमायूं जब आगरा पहुंचा तो पहले तो निजाम सक्का के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए निजाम सक्का को आधे दिन का बादशाह बना दिया इसने। निजाम सक्का ने चमड़े के सिक्के भी चलवाए। इसके बाद अपने भाइयों को बुलाया इसने, क्योंकि शेर शाह बढ़ रहा था अब सेना लेके अपनी आगरा की तरफ। कामरान, अस्करी, हिंदाल ये सारे इकट्ठा हुए और एक इनके बाबर के चचेरे भाई थे मिर्ज़ा हैदर दोगलत, तो इन्होंने भाइयों में समझौता कराया और फिर ये तय हुआ कि शेर शाह का मुकाबला किया जाए मिलके। लेकिन जो कामरान था, कामरान ने ये कहा हुमायूं से कि मुख्य सेनापति हम रहेंगे। अब इसके लिए हुमायूं तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्य सेनापति हमेशा बादशाह होता था और अगर कामरान को मुख्य सेनापति बना देता हुमायूं तो कामरान तख्ता पलट देता। तो यही कारण था कि ये तैयार नहीं हुआ। तो कामरान नाराज होके चला गया काबुल कंधार। अब हुमायूं ने एक बड़ी सेना इकट्ठा की और हुमायूं सेना लेके आगे बढ़ा। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। ये गंगा नदी के किनारे हुआ युद्ध। कन्नौज का जो युद्ध हुआ 1540 में, इसमें हुमायूं और शेर शाह की सेनाएं फिर से आमने सामने हो गई। जो शिविर लगा रखा था हुमायूं ने, तो हुमायूं का शिविर निचले इलाके में था, जबकि शेर शाह का शिविर थोड़ा ऊंचाई पे था। मई का महीना था और दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पे आक्रमण भी नहीं किया। हुमायूं को फिर लगा, हुमायूं की सेना बहुत बड़ी थी शेर शाह की सेना के मुकाबले, तो हुमायूं को ये लगा कि शेर शाह हो सकता है कि भाग जाए फिर। लेकिन इसी समय मई का महीना था और यूपी में बारिश बहुत होती है, तो अचानक एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। रात में बारिश हो गई तो हुमायूं का जो शिविर था उसमें पानी घुस गया, तोपें धंस गई ज़मीन में। तो सुबह सुबह हुमायूं के सैनिक जो थे वो अपना शिविर उखाड़ कर ऊंचाई पर ले जा रहे थे, तोपें धंसी हुई थी। इसी समय अचानक आक्रमण कर दिया शेर खां ने। फिर से एक बार सेना में भगदड़ मच गई। अब बिना युद्ध लड़े ही शेर शाह फिर से विजयी हो गया। अब की शेर शाह ने आगे बढ़कर दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया और शेर शाह ने तब तक पीछा करवाया हुमायूं का जब तक कि इसको भारत से बाहर नहीं भगा दिया, और दिल्ली आगरा पे शेर शाह का अब कब्जा हो गया। अब हुमायूं जब भाग रहा था, अब निर्वासन के दौरान हम देखेंगे कि कौन सी घटनाएं हुई हुमायूं के साथ। तो हुमायूं ने आगरा और दिल्ली से पहले तो अपना जो खजाना वजाना था वो समेटा, थोड़ा बहुत अपने परिवार को लिया और ये फिर यहाँ से पलायन कर गया। जब हुमायूं भाग रहा था, इसी समय 1541 में इसने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। हमीदा बानो बेगम ये एक हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे अली अकबर जामी, तो इन्हीं की पुत्री थीं
और ये शिया मुस्लिम थीं। विवाह किया इसने हमीदा बानो बेगम से। इसके बाद अब हुमायूं ये पहुंचा सिंध, अमरकोट के राणा बीर साल के यहाँ इसने शरण ली और यहीं पे अपने हरम को ठहराया। अब हुमायूं ये प्रयास करने लगा, हुमायूं का जो सहयोगी थे बैरम खां, तो ये शिया मुस्लिम थे। इनको हुमायूं ने खान बाबा की उपाधि भी दी थी। तो बैरम खां ने ये कहा कि अगर हम ईरान पहुंच जाएं तो ईरान का जो शासक था शाह तहमास्प, तो उससे मदद लेकर हम फिर से हिंदुस्तान को जीतने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हुमायूं ने अपने परिवार को ठहराया राणा बीर साल के महल में। अब हुमायूं सिंध नदी पार करके ये प्रयास करने लगा कि काबुल कंधार होते हुए हम ईरान पहुँचें। लेकिन जो सिंध का शासक था शाह हुसैन अरगून, तो शाह हुसैन अरगून ये रास्ता देने को तैयार नहीं था अपने राज्य से हुमायूं को। तो इसको लेके युद्ध चल रहा था शाह हुसैन अरगून से। इसी समय 1542 में 15 अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म हुआ राणा बीर साल के महल में। ये समाचार लेके युद्ध भूमि में तर्दी बेग पहुंचा और तर्दी बेग ने ही बताया हुमायूं को कि आपको पुत्र पैदा हुआ है। तो इस समय हुमायूं बहुत विषम परिस्थितियों में था, इसके पास कुछ था नहीं। तो थोड़ी सी कस्तूरी थी इसके पास, वही इसने अपने सैन्य अधिकारियों में बांटी और सारे लोगों ने ये दुआ की कि जैसे कस्तूरी की महक फैल रही है वैसे इस बालक की महक संसार में फैले। अब हुमायूं लगातार संघर्ष कर रहा था। शाह हुसैन अरगून जो था ये भी परेशान हो गया था। तो इसने हुमायूं से समझौता कर लिया और हुमायूं को रास्ता दे दिया और हुमायूं को बहुत सारा धन भी दिया इसने, और रास्ता अब मिल गया हुमायूं को। अब हुमायूं पहुंचा कंधार। लेकिन जब हुमायूं पहुंचा यहाँ तो कामरान को गुप्तचरों द्वारा ये सूचना मिल गई। कामरान ने अपने सैनिकों को भेज दिया गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं को। तो हुमायूं तो भाग गया, हमीदा बानो बैरम खां ये सारे लोग चले गए, लेकिन अकबर को हुमायूं वहीं छोड़ गया। इसकी दो धाय माँ थी, महामंगा और जीजी अंगा, तो इन्हीं को सौंप के हुमायूं निकल गया ईरान की तरफ। अकबर गिरफ्तार हो गया। लेकिन अकबर जो कामरान की पत्नी थी उन्होंने हत्या नहीं करने दी अकबर की। और अस्करी हिंदाल भी जब शेर शाह का कब्जा हो गया था दिल्ली आगरा पे, तो ये सारे भाग के पहुंच गए थे वहीं पे काबुल। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो अस्करी की पत्नी है सुल्ताना बेगम, इन्होंने अकबर का फिर पालन पोषण किया। बाद में फिर जो बाबर की बहन थी खानजादा बेगम, तो इन्होंने अकबर का पालन पोषण किया था। अब हुमायूं 43 में पहुंच गया ईरान। ईरान पहुंचने के बाद हुमायूं ने शिया धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि शाह तहमास्प जो है ये शिया था। शाह तहमास्प मदद करने को तैयार हो गया हुमायूं की, लेकिन शर्त ये थी कि हुमायूं कंधार शाह तहमास्प को देगा और शाह की भतीजी से विवाह करेगा। 1545 में शाह तहमास्प की मदद से हुमायूं ने कंधार को जीत लिया और इसके बाद फिर काबुल पे अधिकार कर लिया, और इस तरीके से काबुल कंधार पे अधिकार हो गया हुमायूं का। हालांकि एक प्रयास 1552 में कामरान ने फिर किया था, लेकिन कामरान को फिर से हरा दिया हुमायूं ने और इसको अंधा करवा दिया हुमायूं ने और इसको मक्का मदीना भेज दिया गया। बाद में 1558 में इसकी मृत्यु हो गई थी उधर ही। अस्करी हिंदाल भी अब तक मर चुके थे। तो एक तरीके से भाइयों से छुटकारा पा चुका है हुमायूं। अब हुमायूं पूरी तरीके से निगाह लगाए हुआ था भारत की राजनीतिक स्थिति पे। भारत की जो राजनीतिक स्थितियां थी वो भी बदल रही थीं, क्योंकि सूरवंश की स्थापना 1540 में शेर शाह ने कर दी थी। लेकिन शेर शाह 1545 तक ही शासन कर पाया। 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका लड़का इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। ये योग्य शासक था इस्लाम शाह, लेकिन इस्लाम शाह की भी बड़ी कम उम्र में मृत्यु हो गई। इसकी भी 1553 में मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इसका शिशु बालक था, अभी छोटा ही था बच्चा, फिरोज।
फिरोज गद्दी पर बैठा। और फिरोज जब गद्दी पर बैठा तो फिरोज का जो मामा था, फिरोज का मामा था मुबारिज खां। तो मुबारिज खां ये उसका संरक्षक बना। अब मुबारिज खां उसका संरक्षक बना अपने भांजे का, और मुबारिज खां ने ही बाद में अपने भांजे की हत्या कर दी और आदिल शाह सूर के नाम से ये गद्दी पर बैठ गया। अब आदिल शाह सूर जो है, इसको अदला लोगों ने उपाधि दे दी थी, मूर्ख की उपाधि दे दी थी। तो आदिल शाह सूर जब गद्दी पर बैठा तो इस समय पूरी तरीके से सूर जो साम्राज्य था इसमें अराजकता फैल गई। अब शेर शाह सूरी के जो रिश्तेदार थे, जैसे एक इब्राहिम सूर था, उसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। सिकंदर सूर ने पंजाब में अपने आप को शासक घोषित कर दिया। तो एक तरीके से एक अराजकता की स्थिति हो गई। इसी समय जो आदिल शाह सूर था, इसको इब्राहिम सूर ने मार के भगा दिया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। लेकिन जल्दी ही जो सिकंदर सूर था, इसने दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। तो अब दिल्ली आगरा पर सिकंदर सूर का कब्जा है। जौनपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ आदिल शाह सूर का कब्जा है। तो तीन तीन शासक हैं सूर साम्राज्य में। तो अब हुमायूं के लिए बेहतर परिस्थितियाँ थी। ये हुमायूं ने 1555 में आक्रमण किया सिकंदर सूर के ऊपर। और सबसे पहले 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर ने एक सेना भेज दी थी हुमायूं के खिलाफ। मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर की सेनाएं पराजित हो गईं। इसके बाद सिकंदर सूर खुद एक बड़ी सेना लेकर निकला और 1555 में ही अगला युद्ध हुआ सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर पराजित हो गया और दिल्ली आगरा पर हुमायूं का कब्जा हो गया। तो एक बार फिर से 15 साल बाद मुग़ल वंश की स्थापना कर दी हुमायूं ने। लेकिन हुमायूं बहुत समय तक राजसत्ता का उपभोग नहीं कर पाया। 1556 में हुमायूं ने एक इमारत बना रखी थी दिल्ली में, दीन पनाह, और दीन पनाह में ही एक पुस्तकालय था, शेर मंडल। तो इसी की सीढ़ियों से उतर रहा था हुमायूं और यहीं से लड़खड़ा के गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार हैं लेन पूल। तो लेन पूल कहते भी हैं कि हुमायूं को जब जब गिरने का मौका मिला तो उसने गवाया नहीं, ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा के ही गिर के इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे हुमायूं समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में शेर शाह सूरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।